एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। दोस्तों एफडी को सबसे अच्छा और सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है क्योंकि इसमें आपको 7 से 9% तक का रिटर्न भी आसानी से मिल रहा है और साथ ही साथ आपका पैसा भी पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। और आपने अपने घर में बुजुर्गों को ये कहते हुए भी सुना होगा कि अगर घर में 2 रुपये भी एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं तो उनकी एफडी करवा देनी चाहिए, वो 2 रुपये भी सुरक्षित रहेंगे और उसके साथ साथ उनका रिटर्न भी आ जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एफडी के रूल्स और प्रोविजंस जो इनकम टैक्स एक्ट में हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको एफडी क्यों करवानी चाहिए, किस किस कंडीशंस में आपको एफडी से रिलेटेड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है, एफडी से रिलेटेड टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है, एफडी के ऊपर कितना टैक्स लगता है या फिर उसके इंटरेस्ट के ऊपर कितना टैक्स लगता है, और एफडी से रिलेटेड टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। एफडी से लोन फैसिलिटी भी मिलती है उसके बारे में भी जानेंगे। एफडी पर कितना टीडीएस कटता है और इस टीडीएस को कटने से कैसे बचाया जा सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे। और अगर टीडीएस कट गया है तो उसको रिफंड लेने के लिए क्या करना पड़ता है वो भी हम जानेंगे। सीनियर सिटीजन्स को एफडी के ऊपर कुछ अलग तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, वो क्या बेनिफिट्स होते हैं उनके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। और एफडी से सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे नहीं हैं, एफडी से नुकसान भी होते हैं। तो वो नुकसान क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होती हैं, उनके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एफडी क्यों करवानी चाहिए। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि एफडी को एक रिस्क फ्री और सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज है एफडी कराने का। और साथ ही साथ इसमें एक अश्योर्ड रिटर्न मिलता है, यानी कि गारंटीड रिटर्न मिलता है। मान लीजिए आपने किसी बैंक में एफडी कराई है 7% के इंटरेस्ट रेट पर, तो 1 साल पूरा होने के बाद आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट और जो इंटरेस्ट अमाउंट बनता है वो दोनों मिलेंगे। अब चाहे उस बैंक को उस फाइनेंशियल ईयर में उस टाइम पीरियड में पैसा मिला हो, प्रॉफिट हुआ हो, ना हुआ हो, उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, आपको अपना पूरा रिटर्न वापस मिलेगा। इसीलिए एफडीज को एक अश्योर्ड रिटर्न वाला या गारंटीड रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट माना जाता है, जिसमें आपको अपना गारंटीड रिटर्न मिलता ही है। यहाँ पर बात आती है कि क्या अगर बैंक डूब जाता है जिसमें आपने एफडी करा रखी है तो भी आपको रिटर्न मिलेगा? तो इसका जवाब है हाँ, आपको 5 लाख रुपए तक का अपना रिटर्न और प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलेगा। और अगर बैंक डूब गई तो ये पैसा आपको कौन देगा? ये पैसा आपको देगा DICGC, जो कि RBI की एक सब्सिडरी बॉडी है। उस बैंक में रखा 5 लाख रुपए तक का आपका अमाउंट इंश्योर्ड है DICGC के द्वारा। और एफडी कराने का एक और फ़ायदा ये है कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हैं जो कि अगले आने वाले 1 साल तक के लिए आपके कुछ काम नहीं आने वाले हैं, तो आप उनकी एफडी करा दीजिए, क्योंकि एफडी में आपको सेविंग अकाउंट से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है। आइए अब हम बात करते हैं टैक्स ट्रीटमेंट ऑन एफडी। एफडी के ऊपर कब टैक्स लगता है, कितना लगता है, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि एफडी के ऊपर आप जो भी इनकम कमाते हैं वो आपकी इंटरेस्ट इनकम होती है। सबसे पहले तो कुछ लोगों को यहाँ पर ये डाउट रहता है कि अगर उन्होंने 5 साल की एफडी कराई है तो क्या उनको टैक्स जब वो एफडी मैच्योर होगी 5 साल के बाद तब देना पड़ेगा, या उनको हर साल देना पड़ेगा, या कैसे देना पड़ेगा? तो इसका जवाब है कि आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल, आपको हर साल उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी फॉर्म 26 AS में, TIS में, AIS में। जितना भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उस एफडी से वो वहाँ पर शो करेगा। तो आपको हर साल इस इनकम को अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाना है और इसके ऊपर टैक्स पे करना है। और ये टैक्स आपको कितना देना पड़ सकता है? तो ये टैक्स आपको 0% से लेके 30% तक देना पड़ सकता है। आइए अब इसको समझते हैं कि कैसे ये 0% से 30% तक वेरी करता है। तो देखिए, अगर आपकी एफडी का जो इंटरेस्ट है उसको मिला के 10 लाख रुपए से ऊपर की इनकम हो रही है, आपकी कहीं और से भी इनकम हो रही होगी, सैलरी से, बिजनेस से, पेंशन से, अगर इन सब को मिला के इंक्लूडिंग एफडी से जो आपको इंटरेस्ट मिला है उसको 10 लाख के ऊपर चली गई, तो एफडी से आपको जो इंटरेस्ट मिला है उसके ऊपर भी आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर ये आपकी सारी इनकम मिला के 5 लाख रुपए के नीचे रह जाती है तो फिर आपको जो एफडी से इंटरेस्ट मिला है उसके ऊपर 0% टैक्स देना पड़ेगा। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि एफडी से जो आपको इंटरेस्ट इनकम हो रही है उसके ऊपर ऐसे कोई फ्लैट टैक्स स्लैब नहीं लगा हुआ है कि आपको 10% टैक्स देना है, 20% टैक्स देना है जो इंटरेस्ट इनकम हो रही है उसके ऊपर, बल्कि जो आपकी टैक्स स्लैब बन रही है बाकी और इनकम्स के कारण, उसमें आपको अपना एफडी का इंटरेस्ट ऐड करना है और उसके अकॉर्डिंग इस इनकम पर, एफडी के इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स लगेगा।
तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट्स ऑन एफडी। एफडी कराने पर आपको टैक्स में कब और कितनी छूट मिलती है। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी एफडीज भी होती हैं जो कि टैक्स सेवर कैटेगरी में आती हैं, यानी कि जो 5 साल की आपकी एफडी होती है वो टैक्स सेवर कैटेगरी में आती है। आप अगर 5 साल के लिए एफडी कराते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन होता है, सेक्शन 80C, जिसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल जाती है अगर आपने टैक्स सेवर एफडी करवा रखी है तो। यानी कि मान लीजिए आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 6.5 लाख रुपए बन रही थी, जिसके ऊपर आपका कुछ टैक्स बन रहा होगा, लेकिन आपने अगर 5 लाख रुपए की एफडी कराई है उस फाइनेंशियल ईयर में, तो वहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपए की 80C में डिडक्शन मिल जाएगी और वो आपकी जो इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, वो बन जाएगी 5 लाख रुपए। और सेक्शन 87A की रिबेट के अनुसार अब आपको कोई भी टैक्स उस इनकम पे नहीं देना है। तो ये एक बेनिफिट है टैक्स सेवर एफडी का। लेकिन यहाँ पर जो मेन ध्यान रखने की बात है वो ये है कि ये जो 1.5 लाख रुपए की छूट है ये आपको 5 साल तक के लिए नहीं मिलेगी कि हर साल आप इसकी छूट ले रहे हैं। जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने ये एफडी कराई है उसका जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो सिर्फ उसी फाइनेंशियल ईयर की आईटीआर में आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इससे जो आपको इंटरेस्ट इनकम होने वाली है उसके ऊपर आपको कोई छूट नहीं मिलने वाली है। वो आपकी इंटरेस्ट इनकम है, उसके ऊपर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। आइए अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की और बात करते हैं लोन अगेंस्ट एफडी। बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि उन्होंने जो एफडी करा रखी है उसके अगेंस्ट वो लोन भी ले सकते हैं। और हर जगह आपको यही एडवाइस किया जाता है कि मान लीजिए आपने एफडी करा रखी है लेकिन आपको बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप उस एफडी को ना तोड़िए, उसके अगेंस्ट लोन ले लीजिए। क्योंकि अगर आप एफडी तोड़ेंगे, उसको अगर आप दोबारा से कराने जाएंगे तो ये आपकी एक ट्रांजैक्शन बन जाती है। इसके साथ साथ अगर आप एफडी को समय से पहले तोड़ते हैं तो उसके ऊपर आपको कुछ पेनल्टीज भी लग जाती हैं। तो सबसे अच्छा रास्ता है यहाँ पर कि आप अपनी जो एफडी है उसके अगेंस्ट आप लोन ले लीजिए, क्योंकि ये एक तरह का सिक्योर लोन होता है और आपका जो एफडी अमाउंट है उसका 90% तक का अमाउंट आपको लोन के रूप में भी मिल जाता है। मान लीजिए कि आपने अगर 1 लाख रुपए की एफडी करा रखी है तो 90,000 रुपये तक का आप लोन भी ले सकते हैं उस एफडी के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो टैक्स सेवर एफडी होती है या फिर जो माइनर के नाम पे एफडी करवाई गई होती है उसके अगेंस्ट आप लोन नहीं ले सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको पता होगा कि जब हम पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपको 10 से लेके 12% तक का, 14% तक का भी इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। लेकिन आप अगर अपनी एफडी के अगेंस्ट लोन लेती हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपने जो एफडी करा रखी है, जितने परसेंट पे करा रखी है, उससे जनरली 2% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाता है। यानी कि आपने अगर 7% के इंटरेस्ट रेट पर एफडी कराई थी तो 9% तक इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिल जाएगा। इसके साथ साथ इसकी कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं होती है। इसके साथ साथ आपको लोन जल्दी मिल जाता है, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं करनी पड़ती हैं और आप इसका रीपेमेंट है वो लमसम में या फिर इंस्टॉलमेंट दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी एफडी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं और इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टीडीएस ऑन एफडी, यानी कि जो एफडी आपने कराई है उसके ऊपर टीडीएस कब कटता है और कितना कटता है। तो दोस्तों जैसा आपको भी पता होगा कि टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये जनरली इनकम टैक्स की जो चोरी होती है उसको रोकने के लिए काटा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक लिमिट है 40,000 रुपये की। अगर आपकी एफडी से आपको इंटरेस्ट एक बैंक में 40,000 रुपये से ज़्यादा बन रहा है तो फिर आपको 10% टीडीएस कट जाएगा उस अमाउंट पर और बचा हुआ पैसा है वो आपके खाते में जमा हो जाएगा इंटरेस्ट के रूप में। और यही लिमिट सीनियर सिटीजन्स के लिए होती है 50,000 रुपये। अगर किसी सीनियर सिटीजन ने एफडी करा रखी है और उनका अगर इंटरेस्ट 50,000 रुपये से ज़्यादा बन रहा है उस एफडी से 1 साल का, तो फिर उनका 10% का टीडीएस कटेगा और जो अमाउंट बचेगा वो उनके खाते में इंटरेस्ट के रूप में जमा कर दिया जाएगा बैंक द्वारा। और दोस्तों ये 10% का टीडीएस कब कटता है? जब आपने अपना पैन कार्ड अपने बैंक से लिंक करवाया हुआ है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है या उसकी कॉपी आपने बैंक में जमा नहीं करवा रखी है तो फिर ये जो टीडीएस है ये आपका कटेगा 20%। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो जाता है कि ये जो 40,000 रुपये की या 50,000 रुपये की लिमिट है ये एक बैंक की या सभी बैंकों की मिला के है। तो ये आपकी एक बैंक की लिमिट है। अगर आपका 2 अलग अलग बैंकों में खाता है, मान लीजिए एक पीएनबी में है एक एसबीआई में, और दोनों में आपका 35,000 रुपये का इंटरेस्ट बना है 1 साल का एफडी का, तो कोई भी आपका टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन अगर 40,000 रुपये से ज़्यादा का इंटरेस्ट किसी बैंक में बना है तो सिर्फ वही बैंक आपका टीडीएस काटेगा। आई होप यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई है। आइए अब हम बात करते हैं कि टीडीएस को कटने से कैसे बचाया जा सकता है एफडी के ऊपर। तो ये चीज़ तो एक आपके दिमाग में क्लियर हो गई है कि अगर आपका जो एनुअल इंटरेस्ट है एफडी से वो अगर 40,000 रुपये और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपये से ऊपर बनेगा तो आपका 10% टीडीएस कटेगा। उससे कम है तो कोई टीडीएस आपका नहीं कटेगा।
लेकिन आपकी जो टोटल इनकम है पूरे फाइनेंशियल ईयर की, वो अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम बनती है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी होती है? जनरल पब्लिक के लिए ये 2.5 लाख रुपए होती है और सीनियर सिटीजन्स के लिए ये 3 लाख रुपए होती है। अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम बन रही है तो आपके पास ऑप्शन होता है फॉर्म 15G और 15H जमा कराने का। 15G होता है जनरल पब्लिक के लिए, 15H होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए। ये फॉर्म अगर आप अपने बैंक में जमा करा देंगे तो फिर बैंक आपका कोई भी TDS नहीं काटेगा, चाहे आपकी इंटरेस्ट इनकम 40,000 रुपये या 50,000 रुपये से ज़्यादा बन रही है तो भी। तो दोस्तों ये तरीका है अपनी FD के ऊपर जो TDS है उसको कटने से बचाने का। आइए अब हम बात करते हैं कि किन किन सिचुएशंस में आपको FD कराने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी बैंक में 10 लाख रुपए से ज़्यादा की FD ऑनलाइन और 2 लाख रुपए से ज़्यादा की FD कैश में कराते हैं तो वो इसको रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और बैंक बाउंड है, मैंडेटरी है, उसको ये चीज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करनी ही पड़ती है। तो अब यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि 10 लाख रुपए कहाँ से आए हैं जिनके आपने FD करवाई है। और दोस्तों ये जो 10 लाख रुपए की लिमिट है या 2 लाख रुपए की लिमिट है, ये एक फाइनेंशियल ईयर की है। एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप इससे कम FD कराते हैं तो बैंक उसको रिपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन इससे ज़्यादा की कराते हैं तो वो इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जरूर दे देता है। और यहाँ पर ये जो रिपोर्टिंग होती है ये भी बैंक वाइज होती है, यानी कि आपने मान लीजिए SBI में 9 लाख रुपए की FD करा दी और PNB में 9 लाख रुपए की FD करा दी, तो बैंक इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं भेजेगा, क्योंकि 10 लाख रुपए की आपने लिमिट किसी भी बैंक में क्रॉस नहीं की है। और जो बैंक है ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को SFT ट्रांजैक्शन के रूप में दे देता है। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है कि आपकी लास्ट ईयर की जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करी हैं उनसे मैच करता है आपके इन ट्रांजैक्शंस को, और अगर उनको वहाँ पर कुछ गड़बड़ी लगती है तो फिर वो आपको नोटिस इशू करके उसके बारे में क्लैरिटी आपसे ले सकते हैं। और अब अगर आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोर्स पूछा उस FD का तो आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि ये पैसा यहाँ से आया था और इस पैसे की आपने FD करवाई है। लेकिन अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाए, बता नहीं पाए कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया, तो डिपार्टमेंट इसको क्या मान लेता है, वो इसको मान लेता है अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट, और अब आपके ऊपर हैवी पेनल्टीज लग सकती हैं अप टू 83% तक भी। तो दोस्तों इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब हम बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन्स को FD पर क्या फ़ायदे अलग से मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि सीनियर सिटीजन्स को FD कराने पर 0.5% का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दिया जाता है सभी बैंकों में। इसके साथ साथ इनकम टैक्स का एक सेक्शन होता है सेक्शन 80TTB, जिसमें सीनियर सिटीजन्स को जो इंटरेस्ट इनकम उनकी हो रही है उसके ऊपर 50,000 रुपये तक का डिडक्शन दिया जाता है। जनरल पब्लिक के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है, उनके लिए सेक्शन 80TTA होता है, जिसमें उनको जो सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिल रहा है उसी के ऊपर 10,000 रुपये तक का डिडक्शन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के लिए हर तरह का इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्लूडेड है, चाहे आपको पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट मिल रहा हो, चाहे आपको सेविंग अकाउंट से मिल रहा हो, चाहे आपको FD से मिल रहा हो, इन सब का मिला के 50,000 रुपये तक का आपको डिडक्शन मिल जाता है सेक्शन 80TTB में। तो ये फ़ायदा है सीनियर सिटीजन्स के लिए भी FD कराने का कि उनको टैक्स में भी थोड़ी अतिरिक्त छूट मिल जाती है। तो दोस्तों ये तो हमने बता दिया आपको सारे FD के फ़ायदे। अब ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के सिर्फ फ़ायदे ही हो सकते हैं, उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि FD कराने के क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि आपका पैसा लॉक हो जाता है, फंस जाता है। यानी कि अगर आपने 1 साल के लिए FD कराई है तो 1 साल से पहले आप उस पैसे को नहीं ले सकते हैं। लिक्विडिटी बहुत कम है यहाँ पर, जितने टाइम पीरियड के लिए आपने जमा करवाया है पैसा आपको उतने टाइम पीरियड के बाद ही मिलेगा। प्री मैच्योरली क्लोज करते हैं, पैसे की अगर आपको पहले ज़रूरत पड़ जाती है और आप उसको समय से पहले ब्रेक करते हैं तो आपको फिर पेनल्टीज पे करनी पड़ती हैं, और ये पेनल्टीज 1% से लेके 3% तक हो सकती हैं। इसके साथ साथ रिलेटिवली लो इन्वेस्टमेंट रिटर्न, अगर आप शेयर मार्केट से, गोल्ड से, म्यूचुअल फंड से कंपेयर करने जाएंगे अपने रिटर्न्स को तो आप देखेंगे कि आपको FD पर बहुत ही कम रिटर्न मिल रहा है। तो इसको भी आप एक नुकसान के रूप में ही मान सकते हैं FD के। FD से मिलने वाला इंटरेस्ट रेट आपको इन्फ्लेशन को भी मुश्किल से बीट कर पाता है, ये एक और नुकसान है FD कराने का। FD कराने का सबसे बड़ा नुकसान है दोस्तों कि FD कराने से आपका पैसा तो बढ़ जाएगा, मनी विल राइज बट परचेजिंग पावर विल नॉट राइज। यानी कि अगर आपने FD कराई है तो पैसा तो आपका बढ़ जाएगा। 1 लाख रुपए की आपने FD कराई है, 8% का इंटरेस्ट रेट मिल गया, 1,08,000 रुपए तो बढ़ जाएगा, लेकिन इन्फ्लेशन बीट नहीं हो पाया तो परचेजिंग पावर आपकी नहीं बढ़ पाती है वहाँ पर। क्योंकि अगर 1 साल पहले जो आइटम आपको 1 लाख रुपए में मिल रहा था वो आपको 1,12,000 रुपए में मिल रहा है,
लेकिन आपको तो इंटरेस्ट सिर्फ 8,000 रुपये मिला है, तो परचेजिंग पावर आपकी नहीं बढ़ पाई है। इसके साथ साथ सिर्फ 5 लाख रुपए तक का ही आपका जो अमाउंट है वो किसी भी बैंक में सिक्योर्ड है, DICGC के द्वारा इंश्योर्ड है। ये एक और सबसे बड़ा नुकसान है। अगर कोई बैंक डूब जाता है और उसमें आपने 10 लाख रुपए की FD करा रखी थी, तो आपको तो सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे, बाकी 5 लाख का क्या हुआ, वो तो गए बैंक के साथ ही। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको कुछ नुकसान भी बताए जो FD कराने से आपको हो सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप बताई हुई जानकारी आपके समझ में आ गई है और आपके कुछ काम जरूर आएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आगे अपलोड करने वाले हैं। मिलते हैं जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।